एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट 5th चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले है डाइबेराइनर की थ्योरी। जो डाइबेराइनर है सन 1857 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फ फॉन डाइबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा। डाइबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे मैं उदाहरण से समझेंगे, हमारे पास लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। जो लिथियम होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 6.9 यानी 6.9 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटासियम का 39 होता है। जैसे उसने बोला है कि बीच वाले तत्वों का दोनों का औसत मान, औसत हम कैसे निकालते हैं, मैंने दोनों की औसत निकालनी है तो हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 6.9 6.9 प्लस 39/2 यानी 46/2 अप्रोक्सीमेट लगभग होता है ये, तो 23 आ जाता है। यानी बीच वाला क्या होता है, तो यहाँ पे डाइबेराइनर की त्रिक हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे हम करते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। उनका डाइबेराइनर के प्रयासों के बाद दूसरे रसायनज्ञ तत्वों के गुणधर्म का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी सन 1866 ईस्वी में, हम यहाँ से करेंगे, सन 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया परमाणु द्रव्यमान को, यानी उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम थे। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व यानी सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिया। मतलब 56वें तत्व तक उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक और इसलिए उन्हें इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, मतलब उन्होंने जो इसकी जो तुलना है वो संगीत के 8 अक्षरों की, जैसे संगीत के 8 अक्षर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। मतलब क्या हुआ, जो सा से शुरू हुआ पहले और 8वां अक्षर फिर से क्या गया, सा आएगा, क्या गया, सा आएगा। तो इसीलिए प्रकार क्या है, 8 यानी 8 अक्षर के बाद क्या होता है और रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, अष्टक का सिद्धांत बोला गया। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे और सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। हम इसे यहीं तक करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूलैंड की कमियों के बारे में। सबसे पहली कमी तो इसकी यही थी कि ये जो तत्व है केवल 20 तक लागू हुआ। 20 मतलब 20वें तत्व कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। इसके बाद 8वें तत्व तक के गुणधर्म नहीं मिलते थे। दूसरी कमी, न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में ऐसा कोई तत्व की खोज नहीं होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, नए तत्वों की खोज हुई और जो अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तीसरी इसकी जो कमी है वो अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। सारणी 5.3 उदाहरण ढूंढ सकते हैं, तो जैसे क्लोरीन एवं ब्रोमीन है, 2 ऐसे तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों को ही ठीक से लागू कर पाया। नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत का अप्रसिद्ध हो गया। तो हम इसकी कमियों को इस प्रकार देख सकते हैं कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत हो केवल 20वें तत्व कैल्शियम तक लागू हो पाया। इन्होंने कल्पना की थी कि जब प्रकृति में 56 तत्व हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे तत्वों की खोज हुई। ठीक है, और ये केवल अपनी न्यूलैंड है जो अपनी सारणी में केवल हल्के तत्व को ही जगह दे पाया। ठीक है, आगे है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका जो श्रेय है वो रसायन के डेमेट्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, हम यहाँ से करेंगे इसको। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक 63 तत्व थे ज्ञात थे। मतलब जो प्रकृति थी ना उसके अंदर 63 तत्व थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का पता लगाया, मतलब उनका अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, मतलब जो जितने भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जितने भी यौगिक बनते हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये हैं जो अत्यंत सक्रिय हैं अथवा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हम
अब हर लेसन में देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है लगभग हर एक तत्व के साथ क्या करते हैं, संयोजित हो जाते हैं और इसके लिए हैं ये, ठीक है। जैसे H2 है, H2 हो गया, CO2 है, HCl है, बहुत सारे तत्व ऐसे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाते हैं। तत्वों में बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया, यानी इनका मूलभूत गुणधर्म माना गया, इसके जो ऑक्साइड और हाइड्राइड के जो सूत्र हैं इनको। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर, मतलब हर एक कार्ड पर अलग अलग तत्व गुणधर्म को लिखा। मतलब एक कार्ड लिया, उसके ऊपर एक तत्व का गुणधर्म लिख दिया, उसके चाहे वो भौतिक गुणधर्म चाहे वो उसके रासायनिक गुणधर्म है। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया, जिसके गुणधर्म समान थे उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया और इन पत्तों क्या करते हैं, पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। यह भी देखा गया कि समान भौतिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। इसी प्रकार मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में जिसका सिद्धांत गुणधर्मों के आधार पर परमाणु का द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। जैसे हम कुछ तत्वों की मदद से यहाँ समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संयोजकता होती है 1। लिथियम है, लिथियम को जैसे हम लिख सकते हैं तो परमाणु संख्या होती है 3 यानी 2 1। सोडियम की परमाणु संख्या 11 2 8 1। पोटासियम की 19 2 8 8 1 हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें सभी की जो परमाणु संयोजकता है वो क्या है, सेम है, मतलब एक समान है, एक है। तो इनके गुणधर्म क्या हो गए, समान हो गए, इसलिए हमने इनको पहले आवर्त में रख दिया। वैसे बेरिलियम है, बेरिलियम की 4 होता तो 2 2 हो गया। मैग्नीशियम का 12 होता तो 2 8 2 हो गया, ठीक है। कैल्शियम का 20 होता तो 2 8 8 2 हो गया, मतलब इनकी क्या हो गई, 2 हो गई। तो इनकी गुणधर्म समान हो गई, तो इन्हें दूसरे आवर्त में रख दिया। वैसे इनको तीसरे आवर्त में रख दिया, वैसे चौथे आवर्त में। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी को, अपने तत्वों को व्यवस्थित किया। आगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, मतलब उनकी उपलब्धियाँ क्या कहती हैं। जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, उन्होंने व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। मतलब ज़्यादा द्रव्यमान वाला तत्व कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रख दिया। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का द्रव्यमान होता है 58.9 और सारणी में निकल का द्रव्यमान है 58.7 से पहले रखा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया, मतलब कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि प्रकृति में कुछ तत्व विद्यमान है, तो उन्होंने उनकी जो जगह है वो पहले ही खाली छोड़ दी थी और उनका नाम रखा गया था एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम और एका बोरोन, यानी एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जिनकी बाद में खोज हुई तो तत्वों को पाया गया कि वो तत्व थे स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम। इसी प्रकार इनकी जो तीसरी उपलब्धियाँ हैं कि उन्होंने देखा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में प्रस्तुतता की उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए हैं। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक माना गया, यानी उसे बनाने वाला माना गया। उत्कृष्ट गैस जैसे इलियम, नियोन, आर्गन को पहले कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देरी से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता यह भी थी कि इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को बिना छेड़े, ठीक है, नए समूह में रखा जा सकता है। तो ये भी इसकी थी उपलब्धि थी। मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमा। तो मेंडलीफ के वर्गीकरण की सबसे पहली ये सीमा थी कि ये हाइड्रोजन को अपनी सारणी में सही जगह नहीं दे पाई थी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्षार धातु से मिलता है और अक्षार धातु की बातें हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ जैसे सूत्र यौगिक है। दूसरी ओर हैलोजन की बातें हाइड्रोजन से भी परमाणु कणु के रूप में पाई जाती है, धातु के एवं धातु का सहसंयोजक यौगिक बनाती है। तो इससे हम सीधी सीधी भाषा में ये सोच सकते हैं कि ये तो जो मेंडलीफ है जो हाइड्रोजन को अपनी सारणी में निश्चित स्थान नहीं दे पाई थी, ठीक है। अगली है तो मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय के बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो दूसरी की ये हो गई। इसी प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ की आवर्त
नियम के लिए एक चुनौती थी। ठीक है, तो समस्थानिकों का पता बाद में चला। तो ये जो इनकी जो समस्या थी, दूसरी समस्या क्या थी कि इनकी जो समस्थानिक उनकी समस्या ये थी कि एक तत्व दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ते, यानी जो उनके परमाणु द्रव्यमान हम क्या है निश्चित रूप से नहीं बढ़ते। सबसे इम्पोर्टेंट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मेंडेलियन की आवर्त सारणी है, न्यूलैंड का सिद्धांत है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। आगे हम टेबल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 7 एक्सिस पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, यानी 7 एक्सिस पंक्तियां हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, हमें आवर्त कहते हैं। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। देखते हैं हम, यानी 7 ऊर्ध्वाधर मतलब 7 एक्सिस पंक्तियां, ये देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे चौथी पंक्ति, इनको बोलते हैं इनको हम बोलते हैं आवर्त। ठीक है, और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जैसे ऐसे परपेंडिकुलर बोलते हैं ना इनको, तो 18 ऊर्ध्वाधर, पहले दूसरा तीसरा चौथा, इनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। चलो इस टेबल से समझते हैं। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, क्या आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन, पहले से हम पहले आवर्त से ले लेंगे, पहले समूह से ले लेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम और सेलेनियम। तो हम इनमें देखते हैं कि इनकी जो परमाणु संयोजकता है, मतलब जो इनमें जो परमाणु संयोजकता है वो तो एक समान रहती है, परंतु कक्षों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कक्षों की संख्या तो समान रहती है, परंतु जो हमारी परमाणु संयोजकता है वो क्या होती है, बदलती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी उसमें 118 तत्व हैं, यानी कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से हमारे पास 91 धातु हैं, 20 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं। उपधातु या मिश्र धातु हम इसको बोल सकते हैं, जो दोनों गुणधर्म प्रकट करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है गुलाबी में, ये जिगजैग लाइन बोलते हैं हम इसको, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ठीक है, जो 118 तत्व हैं उनमें जो है हमारे वैसे हमने बता दिया 91 धातु हैं और 20 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं। ठीक है, इनमें से 94 प्राकृतिक तत्व हैं और 24 जो मानव निर्मित है, बाद में जो तत्वों की खोज हुई है। चलो हम अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु संयोजकता 1, तो मतलब 1 हो गया हमारा। लिथियम है, लिथियम की क्या हो जाएगी, 2, 1 हो जाएगी परमाणु संयोजकता। सोडियम की निकालेंगे 2, 8, 1 हो जाएगी। पोटासियम की 2, 8, 8 और 1 हो जाएगी। हम देखते हैं कि इनमें जो परमाणु संयोजकता है वो सभी की एक समान है, मतलब इनकी गुणधर्म क्या है, एक समान है। परमाणु संयोजकता तो एक समान रहती है, परंतु कक्षों की संख्या देखिए, ये K कक्ष में है, ये L में है, ये M में है और ये N होता है। तो हाइड्रोजन की किस में आ गई, K कक्ष में, लिथियम की L कक्ष में आती है, इसकी M कक्ष में आती है और लास्ट वाले की N कक्ष में। तो मतलब वो हम बोल सकते हैं, जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणुओं की संख्या, परमाणु जो संयोजकता है वो एक समान रहती है, परंतु कक्षों की संख्या बदलती रहती है। वैसे हम देखते हैं बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो जैसे लिथियम है, लिथियम का हो गया 2, 1 हो गई हमारे पास। बेरियम है 2, 2 हो गई। बोरोन है 2, 3 हो गया। कार्बन 2, 4 हो गया और 2, 5 हो गया। इसमें कक्षों की संख्या यानी के एल, ये भी एल कक्ष में है, ये भी एल कक्ष में, ये भी एल कक्ष में, ये भी एल कक्ष में। तो कक्षों की संख्या समान रहती है, परंतु परमाणु संयोजकता, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4, वो बदलती रहती है। चलो हम इसमें फास्ट रिवीजन करते हैं। देखते हैं, आप देखेंगे कि सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन है जो समूह 17 के तत्व हैं। फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोष के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, यद्यपि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, ये बात हमने बताई थी। हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित रहती है क्योंकि इसे आवर्त के समूह 1 या 17 किसी में भी रखा जा सकता है।
आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें कोषों की संख्या समान है। ठीक है, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या इकाई की वृद्धि होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। ये भी हो गया हमारा। आप कह सकते हैं कि अत्याधिक कोषों में समान संख्या वाले विभिन्न कोष परमाणु संख्या आवर्त स्थित है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन KLm कोषों में स्थित है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा है। पहले, दूसरे और तीसरे चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? ठीक है, तो K कक्ष में हम इसे एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसके द्वारा दर्शाते हैं। इस फार्मूले का नाम है 2n²। ठीक है, जैसे K कक्ष मतलब पहली सेल है तो n की जगह हम 1 रखेंगे, 2 यानी 1 का स्क्वायर, 2 एकम 2 मतलब 2 तत्व। L कक्ष है, L बराबर 2, दूसरी कक्ष है तो 2 रखेंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, 4 4 दूनी 8 हो गया, तो दूसरे में कितने हो गए? 8 तत्व हो गए। तीसरे में भी M कक्ष, M तीसरा कक्ष है वैसे तो 2 × 3 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दूनी 18 होते हैं, लेकिन इसमें 8 आते हैं क्योंकि जो तुम्हारा आवर्त सारणी है उसमें तीसरे कक्ष में 8 ही है, तब तो 8 तत्व तो 8 ही देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। ये थी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। हमारा लेसन